हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वीडियो हमारा जो है 3 पार्ट में बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये वीडियो हमारा जो है 3 पार्ट में बना हुआ है। आप एग्जाम से पहले सारा पार्ट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? ऑडियो का इशू होगा तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तब हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग जो है बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सवाल? एक्सप्लेन द IS 10,500 10,500 रिकमेंडेशन फॉर रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। कह रहा है कि पीने के पानी में जो रेसिडुअल क्लोरीन पाया जाता है, IS 1500 उसको क्या रेकमेंड करता है कि पीने के पानी में रेसिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो IS कोड जो है IS 10,500, ये क्या करता है कि पीने के पानी में जो भी चीज कितना मात्रा में प्रेजेंट होगा वो कौन रिकमेंड करता है? IS 10,500 रिकमेंड करता है। ठीक है, IS 10,500 क्या रिकमेंड करता है कि पीने के पानी में क्या क्या चीज होना चाहिए और किस मात्रा में होना चाहिए, वो ये रिकमेंड करता है, बताता है। ठीक है, अब जो है रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है वो भी आपको हम बताते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मतलब तो समझ ही रहे हो, पीने के पानी में। तो देखिए, हमारा जो पीने का पानी होता है उसमें मिनिमम जो है हमारा 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हमारा जो पीने का पानी होता है उसमें मिनिमम जो है 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर पानी में किसी भी तरह का जो है, पानी में हमारा जो है किसी भी तरह का गंदगी रहेगा तो उससे इंसान के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लोरीन जो है पानी को साफ बनाता है। बात समझ गया ना? तो हमारा जो पीने का पानी है उसमें मिनिमम जो है 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। ये कौन कहता है? IS 10,500 कहता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि कभी कभी हमारा जो है इपिडेमिक सिचुएशन हो जाता है, जैसे कोविड आ गया, या फिर जो है महामारी जब फैल जाता है। इपिडेमिक कहने का मतलब जो है जब महामारी फैल जाता है। ठीक है, तो जब महामारी फैल जाता है तो वैसे कंडीशन में लोग ज्यादा मरते हैं। अब पानी से जो है इन्फेक्शन ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे कंडीशन में हम लोग चाहते हैं कि हमारा पानी में जो है कितना होना चाहिए, 0.5 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल हमारा कितना क्लोरीन होना चाहिए सर? 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। और महामारी का समय जब लोग ज्यादा जो है मर रहे हैं, ठीक है, महामारी फैला हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में 0.5 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? IS 10,500 कहता है। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है एक सवाल होता है कि रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन मतलब जो क्लोरीन हमारा पानी में एनी टाइम मौजूद रहता है उसको हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। जैसे कि देखो, हमारा जो पानी है उसमें ट्रीटमेंट के टाइम में तो हम लोग क्लोरीन डालते ही डालते हैं। ठीक है, क्लोरीन तो ट्रीटमेंट के टाइम में हम लोग डालते ही डालते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद जब वो पानी हमारा कहीं जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, हमारा जो है पानी जो पाइप वगैरह में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है क्या होना चाहिए कि उस पाइप में या फिर हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है उसमें 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। और स्पेशल केस में 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसमें एक और सवाल है। इसमें अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, रुकिए थोड़ा बोर्ड हम मिटा देते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। सवाल क्या कहता है? व्हाई इज मेंटेनिंग रेसिडुअल क्लोरीन क्रिटिकल इवन आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद रेसिडुअल क्लोरीन होना क्यों जरूरी है, ये आप हमको समझाइए। बात समझ में आ रही है? तो देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा क्या आता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन आ जाता है। ये तो आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन आ जाता है हमारा। बात समझ में आ गई? तो हमारा क्या कर रहा है, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बावजूद रेसिडुअल क्लोरीन क्यों होना जरूरी है पानी में। तो रेसिडुअल क्लोरीन क्यों होना जरूरी है आपको हम बताते हैं कि हमारा जो है देखिए, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या रिमूव करता है? ये सिर्फ जो है पार्टिकल्स को रिमूव करता है। मतलब अगर बालू का कण है, मिट्टी का कण है, कोई
पत्थर पत्थर है या फिर कोई पत्ता तैर रहा है, मतलब कोई भी तैरने वाला चीज या फिर कोई पार्टिकल्स, वही रिमूव करता है सेडिमेंटेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस है वो थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन खत्म करता है, लेकिन सारा खत्म नहीं कर पाता है। पानी के अंदर जो तैरता फिरता चीज है वो कुछ हद तक सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन खत्म कर देता है, ठीक है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन है, क्या बोल रहे हैं गौर से सुनिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस है जिसकी वजह से हमारा जो है बीमारी फैलता है, वो खत्म नहीं हो पाता है, किससे? सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है कि तो रेसिडुअल क्लोरीन ये करता है कि जब हमारा पानी जो है ट्रीटमेंट के बाद पाइप से होते हुए घर तक पहुंचता है, पानी को हम लोग ट्रीटमेंट करके घर तक जब भेजते हैं, घर माना घर भेज रहे हैं, होम तक भेज रहे हैं, तो बीच में जो हमारा पाइप है, ठीक है, पानी हमारा जहां से ट्रीटमेंट हुआ है और उस पानी को हम लोग जब घर तक भेजेंगे, तो बीच में अगर मान के चलो पाइप में हमारा लीकेज हो गया, ठीक है, पानी का हमारा क्या हो गया, पाइप में लीकेज हो गया, तो गंदा चीज जो है पाइप के अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? पानी में पाइप का अगर सॉरी पाइप से पानी का लीकेज हो गया तो गंदा चीज जो है पानी मिल रहा है, ठीक है, हम तो ट्रीटमेंट करके भेजे थे सर, अब रास्ता में हमारा जो है गंदा चीज पानी में मिल गया तो नुकसान तो हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में रास्ता में जो भी गंदा चीज मिल गया उसको खत्म करने के लिए हमारा रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कि हमारा जो है बीच में पाइप फट गया, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद अगर पानी हमारा गंदा हो जाएगा तो उसको साफ करने के लिए रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर ऊपर ऊपर आपको समझा दिए हैं, अब आइए नोट्स के रूप में आपको हम बता देते हैं। बात समझ गया ना? तो हमारा जो है पानी में क्लोरीन मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.2 mg पर लीटर, ठीक है, और स्पेशल केस में, जब स्पेशल केस यानी कि जब महामारी फैलता है तो 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि सर ट्रीटमेंट तो हम लोग दे देते हैं, सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन सब कर देते हैं, उसके बावजूद भी रेसिडुअल क्लोरीन क्यों होना जरूरी है? सर तो हमारा जहां से पानी सप्लाई होता है, ठीक है, जहां से पानी हमारा ट्रीटमेंट होकर सप्लाई होता है, वहां से घर तक जाने में हमारा क्या होता है सर, रास्ता में अगर हमारा पाइप का लीकेज हो गया या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो रास्ता में पानी हमारा खराब हो उसको कौन साफ करेगा? तो उसको यही रेसिडुअल क्लोरीन साफ करता है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझ गए। आइए इसको हम लोग नोट्स फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो IS 10,500 हमारा क्या रिकमेंड करता है? IS 10,500 हमारा रिकमेंड करता है ड्रिंकिंग वाटर शुड contain free residual chlorine of about 0.2 mg per liter, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स कॉन्टेक्ट टाइम 0.2 mg पर लीटर का होना चाहिए। इपिडेमिक्स के केस में, ठीक है, इपिडेमिक्स मतलब महामारी जब फैलता है, ठीक है, जब रोग जो है पानी से ज्यादा फैल रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो है 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए। क्लोरीन शुड बी डन एट क्लोरीनेशन, अच्छा जो हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं, बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? इसको गौर से समझिएगा, हम लोग जो क्लोरीन मिलाते हैं पानी में वो हमारा तब मिलाना है जब पीएच 8 रहे या फिर उससे कम रहे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, जब पीएच 8 या उससे कम रहे तब क्लोरीन मिलाने से ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन को मेंटेन करने में क्या महत्व है? बात समझ में आ रही है? रेसिडुअल क्लोरीन को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? तो देखिए, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस डिसइंफेक्शन, रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में घर तक जो पाइप पहुंच रहा है, अगर मान के चलो पाइप में कोई तरह का गंदगी फैल गया, पाइप में हमारा जो है कीटाणु आ गया, तो उस कीटाणु को मारने का काम करता है कौन? रेसिडुअल क्लोरीन। दूसरा क्या है सर? प्रिवेंट रिकॉन्टामिनेशन, वाटर में गेट कॉन्टामिनेटेड इन पाइपलाइंस एंड स्टोरेज टैंक, मान के चलो तुम पानी जो है लाए और पानी को जो है टंकी में स्टोर करके रख दिए, ठीक है, पानी तुम लाए, पानी को टंकी में स्टोर कर दिया, 2 दिन स्टोर कर दिए, ठीक है, 2-3 दिन जो है तुम पानी को टंकी में स्टोर करके रख दिए, 2-3 दिन में पानी खराब होगा। बात समझ में आ रही है? तो रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है, ये जो 2-3 दिन तक तुम पानी स्टोर करके रख रहे हो उसको वो खराब नहीं होने देता रेसिडुअल क्लोरीन। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल्स वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं पानी से पैदा होने वाला बीमारी। बात समझ में आ गई? जैसे कोलरा हो गया, डायरिया हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज क्या हो गया? पानी से होने वाला बीमारी। डिसेंट्री हो गया, तो ये सब
बीमारी से बचाता है। कौन बचाता है सर? रेसिडुअल क्लोरीन। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद ये हमारा क्या करता है? इंडिकेट सेफ वाटर क्वालिटी। हमारा जो पीने का पानी साफ है कि नहीं है वो यही बताता है सर। साथ साथ हमारा क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा टेस्ट कम होता है और ऑर्डर का प्रॉब्लम भी खत्म होता है। टेस्ट का मतलब जो है पानी हमारा पीने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बैड टेस्ट को खत्म करता है और जो महक रहा होता है पानी उसको भी खत्म करता है। एसेंशियल ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब हमारा पानी घर तक पहुंच रहा है तो उस समय जो है थोड़ा बहुत क्लोरीन का मात्रा होना बहुत जरूरी है हमारे पीने के पानी में। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको जानेंगे समझेंगे। क्या कहता है? इफ ए कॉन्टैक्ट टैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 0.2 mg पर लीटर ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन फॉर 30 मिनट्स। मान के चलो कि एक हमारा कॉन्टैक्ट टैंक है जिसमें कि हमको जो है 0.2 mg पर लीटर का फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मेंटेन करना है आधा घंटा तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना क्लोरीन लगेगा 10 mld पानी में, ठीक है, जब क्लोरीन डिमांड हमारा क्या है? 1.2 mg पर लीटर है। बात समझ में आ रही है? किसी पानी को साफ करने में हमारा जो है 10 mld पानी को साफ करने में, mld मतलब मिलियन लीटर्स पर डे, ठीक है, 10 mld पानी को साफ करने में हमको 1.2 mg पर लीटर का क्लोरीन लगता है। मतलब 1 लीटर में 1.2 mg हम लोग क्लोरीन डाल रहे हैं, ठीक है। अब तुमको कह रहा है कि अगर इसमें हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 mg पर लीटर का डाल रहे हैं तो क्लोरीन टोटल कितना मात्रा में लगेगा ये बताइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आसान है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा एक एक करके। हमको जो है रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 mg पर लीटर चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लोरीन डिमांड 1.2 mg पर लीटर है। दोनों में अंतर समझो। जैसे कि हमको अगर नॉर्मली पानी का जहां पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग पानी को नॉर्मली ट्रीट करते हैं, तो जहां पे पानी का नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें हमको 1.2 mg पर लीटर का क्लोरीन लग रहा है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जब यहाँ से हम लोग पाइप के द्वारा पानी घर तक भेजेंगे, यहाँ से पाइप के द्वारा पानी हम लोग घर तक भेजेंगे तो रास्ते में इस पाइप में क्या होना चाहिए? 0.2 mg पर लीटर का क्लोरीन होना चाहिए। और तुमसे पूछ रहा है कि टोटल क्लोरीन हम कितना डालेंगे, तो ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे, काम खत्म है। ट्रीटमेंट के समय सर हमारा 1.2 mg लग रहा है, उसके बाद पाइप में जब हमारा जा रहा है 0.2 mg लग रहा है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा टोटल क्लोरीन हमको कितना लगेगा? बस यही तो सवाल है। देखो, हमारा जो है पानी कितना फ्लो कर रहा है? 10 mld पानी फ्लो कर रहा है। 10 mld का क्या मतलब होता है सर? 10 mld का मतलब होता है 10 लाख, सॉरी, 10 मिलियन लीटर्स पर डे 10 mld का मतलब होता है। तो हमारा जो है कितना मात्रा में क्लोरीन लगेगा? क्लोरीन का मात्रा क्या हो जाता है? क्लोरीन डिमांड प्लस रेसिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड हमारा क्या है? यहाँ पे जो ट्रीटमेंट के समय पानी लग रहा है वो क्लोरीन डिमांड है। अब पाइप में जो क्लोरीन होना चाहिए वो रेसिडुअल क्लोरीन है। तो टोटल क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा सर? टोटल क्लोरीन हो जाएगा 1.2 प्लस 0.2 1.4 mg पर लीटर। बात समझ में आ गया? 1 लीटर में 1.4 mg क्लोरीन लगेगा, ठीक है। हमारा पानी कितना सप्लाई हो रहा है? 10 mld सप्लाई हो रहा है। हमारा पानी कितना सप्लाई हो रहा है सर? 10 mld सप्लाई हो रहा है, ठीक ना। तो 10 mld बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 पर पावर 6 लीटर पर डे। एक दिन में इतना लीटर पानी सप्लाई हो रहा है हमारा, एक दिन में इतना लीटर पानी सप्लाई हो रहा है। और 1 लीटर में 1.4 mg क्लोरीन चाहिए, तो टोटल कितना क्लोरीन होगा? हमारा जो है टोटल पानी इतना सप्लाई हो रहा है, 1 लीटर में इतना पानी क्लोरीन चाहिए, तो टोटल क्या हो जाएगा? 1.4 गुना 10 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आसान है सर। ठीक है, तो हमारा जो है 14 kg एक दिन में क्लोरीन चाहिए। हमारा जो है एक दिन में कितना केजी क्लोरीन चाहिए? तो सर 14 kg क्लोरीन चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? टोटल क्लोरीन हमको कितना चाहिए? तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड टोटल क्लोरीन कितना है सर? रिक्वायर्ड क्लोरीन डोज जो है वो हमारा है 1.4 mg पर लीटर।
बात समझ में आ गई। और टोटल कितना क्लोरीन चाहिए सर, अगर आपको कहा जाए जाओ मार्केट से खरीद के लाओ, तो तुम मार्केट से कितना क्लोरीन लेके आओगे? 14 kg एक दिन के लिए खरीद के लाओगे। ठीक है, एक दिन के लिए कितना क्लोरीन खरीद के लाओगे? 14 kg। 1 लीटर में कितना क्लोरीन डालोगे? 1.4 mg कम से कम होना चाहिए सर 1 लीटर में। बात समझ में आ गई। तो जिसको न्यूमेरिकल समझ में आ गया वो कमेंट में क्या लिखेगा? थैंक यू लिखेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। फॉर्मूला सिंपल है, क्लोरीन डोज बराबर क्या होगा सर? क्लोरीन डिमांड प्लस रेसिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड क्या होता है सर? जब हमारा पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस समय जो क्लोरीन लगता है वो क्लोरीन डिमांड है। उसके बाद पानी जब हमारे घर में पाइप के थ्रू जा रहा है तो पाइप में जो क्लोरीन मेंटेन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? ओहो, देखिए ये सवाल हम पढ़ना भूल गए। इवेल्युएट द रोल ऑफ वेंटिंग सिस्टम इन मेंटेनिंग हाइजीन एंड प्रिवेंटिंग ट्रैप सील लॉस इन बिल्डिंग ड्रेनेज। देखिए हम लोग को जो है ना यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, बिल्डिंग ड्रेनेज। बिल्डिंग ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ड्रेनेज का मतलब समझते हैं। देखो घर में दो तरह का पाइप लगा होता है, ठीक है। घर में हमारा जो है दो तरह का पाइप लगा होता है। एक हमारा होता है प्लम्बिंग पाइप, ठीक है। एक हमारा जो है प्लम्बिंग पाइप होता है जिसमें कि हमारा जो है वाटर पानी पीने वाला फ्लो करता है। इस्तेमाल करने वाला जो पानी जिस पाइप में फ्लो करता है उसको क्या कहेंगे? प्लम्बिंग पाइप कहते हैं। और ड्रेनेज क्या हो गया सर? जिससे कि हमारा वेस्ट वाटर फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास दो तरह का पानी होता है घर में। एक इस्तेमाल करने वाला पानी, वो किस में पाया जाता है सर? प्लम्बिंग पाइप में। और जो हमारा जो वेस्ट वाटर मतलब जो पानी हम लोग का टॉयलेट बाथरूम किचन, ठीक है, वो सबसे निकलता है, वो क्या हो गया? ड्रेनेज पाइप हो गया। तो आपको कह रहा है कि ड्रेनेज पाइप में ये जो वेंटिंग सिस्टम है, वेंटिंग सिस्टम कहने का मतलब सर हवा निकलने के लिए जो अलग से हम लोग पाइप लगाते हैं, गैस निकलने के लिए जो अलग से पाइप लगाते हैं उसको हम लोग वेंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जैसे तुम देखा होगा अक्सर लोगों के घर के ऊपर जो है इस तरह का एक पाइप लगा होता है। बात समझ में आ रही है। लोग कहता है कि इसमें से टॉयलेट वाला टंकी का जो है पाइप है ये। बात समझ में आ रहा है। लेटरिन वाला टंकी का पाइप है, ऐसा कुछ लोग कहता है इसको। तो ये जो हमारा पाइप इस तरीके से लगा हुआ है, ये हमारा क्या करता है कि हमारा इससे गैस और गंदा स्मेल वाला जो पार्ट है वो इस सबसे बाहर निकलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट पाइप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग जो है वेंट पाइप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट पाइप कहते हैं। तो वेंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो तुम सुना होगा वेंटिलेटर, ठीक है। वेंटिलेटर हमारा क्या करता है? घर सब में वेंटिलेटर होता है, तो ये हमारा क्या करता है? घर के अंदर से जो भी अननेसेसरी स्मेल है उसको बाहर करता है और एयर सर्कुलेशन मेंटेन करता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो ड्रेनेज वाला पाइप होता है जिससे हमारा नाली का पानी निकलता है, टॉयलेट का पानी निकलता है, उसमें हम लोग जो है इस तरह का जो है क्या डालते हैं सर? इस तरह का वेंट पाइप डालते हैं, ताकि ये क्या करेगा? गंदा स्मेल और जो एयर सर्कुलेशन है उस चीज को ये मेंटेन करने का काम करेगा। किसमें? हमारा घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है उस पाइप में। नाली का पानी निकलने वाला पाइप में ये क्या करता है सर? स्मेल को बाहर निकालता है और एयर सर्कुलेशन मेंटेन करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए सर। यही क्वेश्चन है हमारा कि वेंटिंग पाइप का क्या ये है, कैसे ये हाइजीन मेंटेन करेगा, वो आपको बताना है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है सर? घर के अंदर हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। एक घर के अंदर का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या? जहां से गंदा पानी निकलेगा। गंदा पानी आपका ये टॉयलेट वाला सीट से कोमोड से निकलता है, दूसरा ये हाथ धोने वाला बेसिन से निकलता है, और तीसरा ये किचन से निकलता है, ठीक है। तो ये सब जो गंदा पानी हमारा निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे पाइप बिछा हुआ है, इस पाइप के सहारे हमारा पानी बाहर निकल रहा है। इसी पाइप में तुम देखोगे एक पाइप जो है हमारा छत के ऊपर जो है इस तरीके से खुला होता है, जिसपे ऐसा वाला ढक्कन लगा होता है। ये जो पाइप छत पे खुला हुआ होता है ये क्या करता है सर? इससे हमारा जो है सीवेज का जो गैस होता है, इस पाइप के अंदर जो हमारा गंदा गैस है वो यहाँ से बाहर निकलता है और एयर इसके अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो पाइप में हमारा गंदा गैस है वो यहाँ से बाहर निकलता है और हवा इसके अंदर आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसी चीज के बारे में तुमसे सवाल पूछा गया।
समझ गए ना। देखिए क्या कहता है हमारा, इवेलुएट द रोल ऑफ वेंटिंग सिस्टम इन मेंटेनिंग हाइजीन एंड प्रिवेंटिंग ट्रैप सील लॉस इन बिल्डिंग ड्रेनेज। बिल्डिंग ड्रेनेज में ट्रैप सील लॉस को कैसे मेंटेन करता है, ये सारा चीज बताइएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है सर, कि वेंटिंग सिस्टम क्या है। वेंटिंग सिस्टम हमारा इसलिए जरूरी है बिल्डिंग ड्रेनेज में, घर से जो नाली पानी वाला पाइप है उसमें हमारा जो है हवा आना जाना इसलिए जरूरी है, ताकि ये क्या करता है, मेंटेन करता है प्रॉपर एयर सर्कुलेशन और प्रेशर बैलेंस। एयर सर्कुलेशन और प्रेशर का बैलेंस ये हमारा मेंटेन करता है। प्रेशर बैलेंस करने का मतलब पानी जो उसमें फ्लो होगा, वेस्ट वाटर जो है सही से प्रेशर के साथ फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है, पानी हमारा जो उसमें फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो होगा, यही बात कह रहा है इसमें। चलिए, फंक्शंस ऑफ वेंटिंग सिस्टम। वेंटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहला ये ट्रैप सील लॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब है आपको बताते हैं। देखिए, जब जो नाली का पाइप है, नाली का पाइप को यहाँ पे हम लोग ड्रेन कहते हैं। ठीक है, नाली का पाइप को यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्रेन कहेंगे। जब हमारा ड्रेन से पानी तेजी से बहता है, ठीक है, तो पाइप में निगेटिव प्रेशर यानी कि सक्शन या फिर पॉजिटिव प्रेशर बनता है। क्या कह रहे हैं, जब हमारा पाइप से पानी बहुत तेजी से जाता है तो पाइप में या तो निगेटिव प्रेशर यानी कि सक्शन फ्लूइड में पड़े हो गए, या तो निगेटिव प्रेशर बनता है या फिर क्या बनता है, पॉजिटिव प्रेशर बनता है। बात समझ में आ रही है, या तो निगेटिव प्रेशर बनता है या पॉजिटिव प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका वेंट पाइप, क्या करे गौर से सुनिएगा, अगर आपका वेंट पाइप क्या होता है, तो अगर वेंट पाइप क्या करता है आपका सर, ये साइफन के कारण जो हमारा वाटर ट्रैप होता है, ठीक है, उसको खत्म करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। वेंटिंग प्रेशर को जो है एटमॉस्फेरिक लेवल पर मेंटेन रखता है, ताकि पानी हमारा सही से आहार बाहर हो सके। बात समझ में आ रही है। हमारा ये क्या करता है, वेंट पाइप क्या करता है सर, ये जो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहां पे इस चीज को खत्म करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, ये जो निगेटिव प्रेशर सैफोनेज बन रहा है उस चीज को ये वेंट पाइप खत्म करने का काम करता है। और इसी वजह से हमारा पानी जो है सही से उसमें फ्लो करता है, नहीं तो पानी क्या हो जाएगा, जाम होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारा इसका काम है सर। तो टंकी वाला जो पाइप लगा रहता है उसका क्या काम है, दो काम है सर। पहला गंदा स्मेल को बाहर निकालना, दूसरा क्या करता है, पानी में प्रेशर को मेंटेन करना। वेंट पाइप्स बैलेंस एयर प्रेशर इन ड्रेनेज पाइप, एयर प्रेशर मेंटेन रखता है जिससे पानी सही से फ्लो करता है सर। ठीक है, इट प्रिवेंट सैफोनेज एंड बैक प्रेशर विच में रिमूव वाटर फ्रॉम ट्रैप्स। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीवर गैसेस। दूसरा क्या है कि सीवर गैस जो है इसके अंदर नहीं घुस पाता है। वाटर सीलिंग ट्रैप्स ब्लॉक फुल स्मेलिंग, मतलब जो गंदा स्मेल है वो घर के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर हमारा निकल जाता है। बात समझ में आ रही है, और ये वाटर को क्या कर देता है, सील कर देता है। तीसरा काम क्या है सर, ये हाइजीन कंडीशन मेंटेन करता है। हाइजीन कंडीशन मतलब हमारे घर के अंदर जो है गंदा स्मेल नहीं जाता है, जो भी बेकार सब चीज है वो हमारा बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हमारा जो है वो वेंट पाइप लगाना जरूरी है। ड्रेनेज फ्लो भी इम्प्रूव करता है सर, हमारा जो भी है, जो भी वेस्ट वाटर है वो गंदा पानी आसानी से फ्लो कर जाता है। ठीक है, प्लम्बिंग में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो उसमें भी ये मदद करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद कोरोजन से बचाता है ये चीज। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर पाइप के अंदर हार्मफुल गैसेज रहेगा तो उससे हमारा क्या होगा, पाइप खराब हो जाएगा। तो वो सब गैस को वो बाहर निकाल देता है, इसलिए ये जो है काम देते रहता है। सिस्टम का इफिशियंसी बढ़ा देता है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप सब देख लीजिएगा। अब कितना तरह का वेंटिंग होता है, चार तरह का होता है सर। सॉरी, चार नहीं, पांच तरह का होता है। पहला हो गया मेन वेंट, दूसरा हो गया स्टैक वेंट, ठीक है, तीसरा हो गया रिलीफ वेंट, लूप वेंट, और पांचवा हो जाएगा इंडिविजुअल वेंट। तो इतना तरह का हमारा वेंट पाया जाता है। ठीक है, वेंट क्या हो गया सर, वो जो लेटरिंग वाला जो पाइप नहीं निकला रहता है सर, जिससे हवा निकलता है बाहर छत पे लगा रहता है, उसी को हम लोग वेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कहता है, स्टडी द ड्रेनेज सिस्टम लेआउट। देखो, क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है स्टडी द ड्रेनेज सिस्टम लेआउट एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया इसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम का फिगर ही नहीं था। तो आदमी कैसे समझेगा कि ये क्वेश्चन जो पहला पार्ट है ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि आप फोटो दीजिएगा तभी तो हम समझेंगे ना कि लेआउट में क्या है। वो है ही नहीं सर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अब क्या कर रहा है, लेवल एनी 3 कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ इम्प्रॉपर वेंटिंग कैन इम्पैक्ट देम। अब आपको बताना है कि हमारा ड्रेनेज का कोई 3 चीज बताइए और उसको वेंटिंग कैसे मदद करेगा वो बताइए। तो हमारा जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है, उस पानी निकलने वाला पाइप में हमारा जो है 3 मुख्य पाइप के बारे में यह चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला हमारा सॉइल पाइप होता है। ठीक है, हमारा घर से जो गंदा पानी निकलता है, टॉयलेट वगैरह का पानी निकलता है, तो उसमें एक पाइप होता है सॉइल पाइप। सॉइल पाइप में क्या होता है कि इंसान का जो मल मूत्र है वो उसमें जमा होता है। ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, ह्यूमन एक्सक्रेटा, वो इसमें जमा होता है। इंसान का जो मल मूत्र है वो सॉइल पाइप में जमा होता है, इसको हम लोग ह्यूमन एक्सक्रेटा कहते हैं। यानी तुम जिसको लेटरिंग कहता है वो इसी में जमा होता है, ये सॉइल पाइप हो जाता है। तो एक पाइप तो सर हमारा इसका होता है घर में लगा हुआ। और बाकी चीज बताइए सर, आपको 3 बताने के लिए कहा गया है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा हमारा जो है ट्रैप होता है सर। ठीक है, ट्रैप हमारा क्या करता है, वाटर सील को करता है, ब्लॉक सीवर गैसेस को। ठीक है, साइफोनेस, तुम देखोगे कि हमारा जो टॉयलेट वाला टंकी सब जहाँ पे रहता है वहां पे तरह तरह का पाइप का शेप का पाइप इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही। तो इस जो अलग अलग तरह का शेप का पाइप लगा होता है उसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। बात समझ गया। चलो, तीसरा हमारा जो है वेंट पाइप होता है। वेंट पाइप क्या करता है कि हमारे घर से जो गंदा स्मेल है उसको बाहर करने में मदद करता है सर। बात समझ में आ रही है। प्रोवाइड्स एयर सर्कुलेशन इनसाइड ड्रेनेज सिस्टम, और या फिर जो हमारा वेंटिंग के कारण प्रॉब्लम हो रहा है उस सबको खत्म करने का काम करता है। अदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है सर, इसमें हमारा वेस्ट पाइप होगा, इंस्पेक्शन चैम्बर होगा, फ्लो ट्रप होगा, मैनहोल होगा, ये सब चीज होता है। अगला सवाल क्या कहता है, डिस्कस द केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन में फिजिकल केमिकल क्या क्या प्रिंसिपल है वो बताइएगा, और पीएच जो है कैसे कोगुलेंट परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए कोगुलेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन हमारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कोगुलेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब फ्लोकुलेशन क्या है सर, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। अब समझते हैं कि सर ये कोगुलेशन यानी कि केमिकल प्रोसेस में हमारा क्या होता है। तो देखिए कोगुलेशन में हमारा क्या होता है, हमारा जो रॉ वाटर है, रॉ वाटर कहने का मतलब वो पानी जो घर के अंदर आया है और अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको हम लोग रॉ वाटर कहते हैं। तो हमारा जो रॉ वाटर है उसमें जो है सस्पेंडेड कोलाइड पार्टिकल होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है। हमारा जो रॉ वाटर है उसमें सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है। और जो सारा पार्टिकल्स जो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तो जब हम इसमें जो है एलम मिलाते हैं, एलम यानी कि फिटकरी मिलाते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं सर, एलम यानी कि फिटकरी मिलाते हैं इस पानी में, तो एलम में क्या होता है हमारा सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है। कोगुलेशन में हमारा क्या होता है, हमारे पीने के पानी में निगेटिव चार्ज पहले से मालूम होता है और ये सारा निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जब हम लोग एलम डालते हैं यानी फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पहले से पानी में निगेटिव चार्ज था और ये फिटकरी का पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करता है और वहां से हमारा पानी जो है साफ होना शुरू कर जाता है। बात समझ में आ रही है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो कोगुलेशन में हमारा क्या होता है सर, कोगुलेशन में हमारा पानी के अंदर जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो कोगुलेशन में हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे एलम डाले, फिटकरी डाले, तो एलम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पहले से जो निगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके इस चीज को स्टेबलाइज कर देता है और पानी साफ होने लगता है। फ्लोकुलेशन में हमारा क्या होता है सर, फ्लोकुलेशन में इसमें जो है पानी को धीरे धीरे हिलाया जाता है, पानी को जो है ना धीरे धीरे हिलाया जाता है। बात समझ में आ रही है। इससे क्या होता है कि ये जो भी न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से जो भी पार्टिकल न्यूट्रलाइज हुआ था, तो वो न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल आपस में क्या होता है, जुड़ना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ये न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल में
आपस में क्या करता है, जुड़कर जो है बड़ा यानी कि हैवी फ्लॉक्स बना लेता है। ये जुड़कर क्या करता है, हैवी फ्लॉक्स बना लेता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्लोकुलेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए, आंसर भी तुरंत समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Coagulation and flocculation are important water treatment process used to remove suspended and colloidal impurities। ठीक है, तो कोगुलेशन में हमारा क्या होता है सर, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय एडिंग केमिकल्स कॉल्ड कोगुलेंट। कुछ कोगुलेंट जैसे कि फिटकरी हो गया और भी तरह का केमिकल है, वो क्या करता है, जो भी निगेटिव पार्टिकल्स हमारे पाया जाता है पानी के अंदर, उसको साथ मिलकर उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसका केमिकल प्रिंसिपल क्या है सर, कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, तुरंत बताया, कोलाइडल पार्टिकल्स में निगेटिव चार्ज होता है, कोगुलेंट के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये लोग आपस में क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपस में क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। बात समझ में आ गई। तो कॉमन कोगुलेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जो है फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब नाम जो है आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ कॉमन केमिकल हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, अगला हमारा जो है फ्लोकुलेशन। ठीक है, फ्लोकुलेशन हमारा क्या सर, स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है, जो कि हमारा क्या करता है, पानी के अंदर जो भी छोटा छोटा कण है उसको आपस में चिपका के एक बड़ा सा पार्टिकल बनाता है। फिर उस बड़ा सा पार्टिकल को नीचे जो है पानी के अंदर नीचे बैठा देता है, उसको बाहर करना आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फ्लोकुलेशन है। चलो, इसका फिजिकल प्रिंसिपल क्या है सर, इसमें हम लोग जो है पानी को जो है हिलाते रहते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या करता है, चाय में जो अलग से हम लोग चीनी डालते हैं, चाय में जो अलग से हम लोग चीनी डालते हैं तो एक चम्मच से उसको हिलाते रहते हैं ना, हिलाते हैं ताकि वो चीनी हमारा क्या हो, आपस में मिल जाए। उसी तरीके से हम लोग पानी में जो है उसको स्टीरिंग करते हैं, आपस में हिलाते रहते हैं, जो भी छोटा छोटा पार्टिकल है वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेगा, और बड़ा पार्टिकल को पानी में नीचे सेटल कराना आसान हो जाता है। यही चीज हमारा फ्लोकुलेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये सेडिमेंटेशन को अच्छा करता है और फिल्ट्रेशन इफिशियंसी बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोगुलेंट परफॉर्मेंस, पीएच का जो है कोगुलेंट के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला बात, पीएच क्या करता है, कोगुलेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एलम जो है, एलम यानी कि फिटकरी जो हम लोग पानी को साफ करने के लिए देते हैं, तो वो 6.5 से 7.5 पीएच पे अच्छा काम करता है। बात समझ में आ रही है। फेरिक सॉल्ट जो है ये इफेक्टिव होता है वाइडर पीएच रेंज पे, और इनकरेक्ट पीएच हमारा क्या करता है, फ्लॉक फॉर्मेशन करता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, वेरी लो और वेरी हाई पीएच क्या करेगा सर, कोगुलेशन इफिशियंसी पे असर करता है। प्रॉपर पीएच प्रोड्यूस होने से डेंस और सेटलेबल फ्लॉक्स बनता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है सब कुछ होता है। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है। देखो, हो सकता है ना तुमको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखो, हम जो यहाँ पे पीवाईक्यू करा रहे हैं इसमें तो हम लोग ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट तुमको डिटेल में क्लास में पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट तुमको जो है डिटेल में क्लास में पढ़ाया जाता है भैया। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करोगे तब ना वहां पे समझ में आएगा तुमको। लास्ट मोमेंट में हम क्या समझा सकते हैं, फ्लोकुलेशन क्या है, कोगुलेशन क्या है। अच्छा, एक और बात, फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, ये सब चीज अगर प्रैक्टिकल देखोगे, कॉलेज में लैब होता है। बात समझ में आ रही है, कॉलेज में लैब होता है। तुम्हारे कॉलेज में नहीं हो रहा है तो मेरा गलती थोड़ी है। तो कॉलेज में लैब होता है, वहां जाके देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे होता है वो चीज तुम आंख से देख लोगे तुरंत समझ जाओगे। लेकिन अगर तुम थ्योरी के रूप में इसको पढ़ रहे हो ना, तो तुमको फिर जो है ये बोरिंग लगने लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको लैब में जाके देखोगे तुमको एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है ये।
फिलहाल के लिए तो अभी रट लो, एग्जाम देना का कि चलिए क्या कहता है, इवेल्युएट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक। इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? लिमिटेशंस क्या है सर प्लेन सेडिमेंटेशन का टर्बिडिटी रिमूवल में? तो देखिए हमारा जो है कौन कौन सा फैक्टर सेडिमेंटेशन टैंक को अफेक्ट करता है सर? तो सबसे पहला हमारा हो गया डिटेंशन टाइम। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है सर? एक तरह का टैंक होता है, इसमें हम लोग जो है पानी डालते हैं और पानी को जो है कुछ देर के लिए इसमें छोड़ देते हैं। मान के चलो पानी को हम लोग इसमें जो है 24 घंटा के लिए छोड़ दिए, ठीक है, एक बात बता रहे उदाहरण के लिए, पानी को हम लोग जो है इसमें 24 घंटा के लिए छोड़ दिए, तो जब 24 घंटा के लिए छोड़ेंगे पानी को, तो पानी में जो भी गंदा पार्टिकल होगा ना, वो नीचे हमारा क्या करेगा, सेटल कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? पानी में जो भी गंदा पार्टिकल होता है वो नीचे सेटल कर जाता है। तो सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है? एक तरह का टैंक होता है जिसमें इस तरीके से पानी हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। तो जितना देर के लिए पानी छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको डिटेंशन टाइम कहा जाता है। अगर पानी हम लोग 24 घंटा के लिए इस टैंक में रखेंगे तो इसका डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है डिटेंशन टाइम पे असर करता है सर। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी कितना तेजी से साफ होगा वो किस पे असर करेगा? ये डिटेंशन टाइम पे असर करेगा। दूसरा सर हमारा फ्लो वेलोसिटी पे असर करेगा, पानी इसके अंदर जो फ्लो करेगा किस वेलोसिटी से फ्लो करेगा उस पे असर करेगा। तीसरा हमारा जो है टैंक की गहराई पे निर्भर करेगा कि हमारा टैंक जो है ये कितना गहरा है, इस पे भी निर्भर करेगा सर। टैंक का क्या शेप है इस पे भी निर्भर करेगा सर। सरफेस ओवरफ्लो रेट पे निर्भर करेगा सर। बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो क्या है? इनलेट और आउटलेट अरेंजमेंट पे निर्भर करेगा, मतलब टंकी के आसपास का जो भी माहौल है, टंकी कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, क्या है, उस सब पे निर्भर करेगा। टंकी में पानी कितना देर तक रहता है, ये सारा चीज पे निर्भर करेगा हमारा सर क्या, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ हमारा जो है टेम्परेचर पे भी निर्भर करेगा सर। उसके बाद कि हमारा जो है पानी में किस साइज का पार्टिकल है उस पे भी हमारा निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारा जो है कई सारा फैक्टर पे सेडिमेंटेशन टैंक निर्भर करता है सर। ठीक है, चलिए स्लज रिमूवल फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है कि स्लज क्या होता है कि नीचे जो हमारा गंदा पानी जम जाता है ना, गंदगी जो नीचे जम जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्लज कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए लिमिटेशंस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का लिमिटेशन क्या क्या है उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सॉरी। तो लिमिटेशन मतलब डिमेरिट, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिमेरिट। तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का क्या डिमेरिट है सर? पहला, कैन नॉट रिमूव वेरी फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स, जो एकदम महीन पार्टिकल होता है पानी में उसको सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है सर? इनइफेक्टिव फॉर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, अगर पानी में कोई चीज घुला हुआ है उसको ये बाहर नहीं निकाल सकता है, सिर्फ तैरता हुआ चीज को निकाल सकता है। पानी के अंदर जो चीज डिजॉल्व है, डिजॉल्व मतलब जो पानी में अच्छे से घुल गया, उसको ये बाहर नहीं निकाल सकता। ये किसको बाहर निकाल सकता है सर? सस्पेंडेड, जो कि उसमें तैर रहा है, सिर्फ उसको ये बाहर निकाल सकता है। बात समझ में आ गई? तीसरा क्या? लिमिटेड टर्बिडिटी रिमूवल एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? टर्बिडिटी रिमूवल एफिशिएंसी बहुत कम होता है सर, इसमें कोगुलेशन और हाईली टर्बिड वाटर की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरिया को ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकता है सर, उसके लिए फिर हमको क्लोरीनेशन करना पड़ता है। ठीक है, लार्ज एरिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि लार्ज कैपेसिटी का प्लांट लगाया जा सके। तो इस तरीके से ये सब हमारा क्या है सर? कुछ डिमेरिट है। हमारा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। बात समझ गए ना? अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट, चैट, कॉल, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे आपका दोस्त भी दुआ देगा चलो वीडियो शेयर किया है, दूसरा हमारे लिए भी फायदा कर जाएगा। और वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए, कॉपी भर के आइए।